दोस्तों अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर। और इसी पे काम करती हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां। और उनमें से एक एजेंसी बहुत ही फेमस है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रॉ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि रॉ काम कैसे करता है, रॉ का इतिहास क्या है, कैसे रॉ भारत में आया और आईबी से रॉ कैसे अलग है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपको जानकारियां कहां से मिली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारी जानकारी मैंने खुद रिसर्च की है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं, और जितने भी एक्स रॉ जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ा है, और फिर जो है मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन आईएएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में रॉ के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है व्हेन यू रियलाइज दे आर द मेन रीजन वी स्लीप सेफली इन आवर होम्स। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने घरों में चैन की सांस ले पा रहे हैं, चैन से सो पा रहे हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है रॉ। और हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो दिन रात लगी हुई हैं, तभी जो है हम आसानी से जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं, चैन की नींद ले पा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं रॉ की कहानी जानते हैं कि आखिर रॉ है क्या। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, अभी रिसेंटली धुरंधर आई थी, उसमें जो स्पाई था हमजा अली मजारी, वो क्या था, रॉ का स्पाई था। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रॉ के एजेंट्स जाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं, और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारी देश की जितने भी नेशनल थ्रेट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमारी जो भी नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से यहां पे निभा सकते हैं। देखिए यहां पे हैंडल्स एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कवर्ड मिशन ऑपरेट्स आउटसाइड इंडिया बॉर्डर्स। यहां पे रॉ का सबसे मेन मकसद क्या है कि वो इंडिया के बाहर काम करते हैं। जितनी भी कंट्रीज हो गई, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारी जितनी कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इनमें जो है रॉ के एजेंट्स जाते हैं और हमको एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशंस बन जाए, उससे पहले ही हमारे पास वो सारी खबरें पहुंच जाती हैं। तो ये क्यों होता है, ये सारी चीजें जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वजह से होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि रॉ आखिर बना कैसे, रॉ का इतिहास क्या है। देखिए आईबी जो है, आईबी और रॉ दोनों आपस में अलग कैसे हैं। जो आईबी है वो हमारे देश के इंटरनली काम करता है, इंटरनल मैटर्स पे काम करता है, विद इन द जो हमारी कंट्री बाउंड्रीज हैं उनके अंदर काम करता है, ऑपरेट्स विद इन द इंडियन टेरिटरी। हमारी जो टेरिटरी है इंडियन, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। और जो कंट्री के बाहर काम करती है, बाउंड्रीज से बाहर काम करती है, उन्हें कहा जाता है रॉ, वो है रिसर्च एनालिसिस विंग। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से अलग हैं। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं थोड़े से इतिहास में। जब अंग्रेजों का समय था वहां पे हमारे पास रॉ जैसी कोई चीज नहीं थी। वहां पे सबसे पहले जबलपुर में जबलपुर में बहुत सारी डकैती बढ़ रही थी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया एक नया डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता था ठगी डिपार्टमेंट। और ये जो ठगी डिपार्टमेंट था ये क्या करता था, इनके जो जासूस थे, स्पाइस जो थे, वो जबलपुर के जंगलों में जाकर क्या करते थे, जो वहां की इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। और वहां पे जितने भी ऑपरेशंस होते थे वो सब कौन करता था, यही जो है ठगी डिपार्टमेंट के लोग करते थे। लेकिन उसका कुछ देर बाद जो है उसका नाम बदल के किया गया डी, यहां पे नाम किया गया सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस यानी सीसीआईडी। सीसीआईडी इनका नाम किया गया और इनको बताया गया सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। और इसके कुछ टाइम बाद 1904 में हमारे पास आईबीआई यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आई। और इसके बाद बहुत टाइम बाद जो है रॉ आया। तो अभी जो है आजाद हम नहीं हुए थे 1904, तब से जो है आईबी चल रही है। और यही आईबी एक्सटर्नली भी काम करती थी और ये इंटरनली विद इन द बाउंड्रीज काम करती थी। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गए जिनकी वजह से हमें रॉ को लाना पड़ा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले 1904 में ये आईबी आई। देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कुछ टाइम बाद आई, यही सेंट्रल स्पेशल ब्रांच से जो है ये बन के आई थी आईबी। और इसे कौन यूज करता था, जो हमारे अंग्रेज थे वो जो है यूज करते थे। एक आईबी थी और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस थी जो कि अब पाकिस्तान की है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो वहां पे जो एमआई थी वो पाकिस्तान को मिली और जो आईबी थी वो हमें मिली। लेकिन हुआ क्या, जो ब्रिटिश थे वो क्या किया, उन्होंने
जितने भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थे उनको जला दिया या फिर अपने साथ लेके गए। तो हमें जो है कोई भी वहां पे रिपोर्ट, कोई भी फाइलें नहीं मिली। तो हमें जो है स्टार्टिंग से शुरुआत करनी थी 1947 से। तो हमारी आईबी जो है वो अब काम करना शुरू कर चुकी थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स आ गए थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिस आईबी के बहुत सारे फेलियर्स हुए, जिसकी वजह से हमें रॉ को लाना पड़ा। क्योंकि यहां पे ये होता था, जो आईबी होती थी उनके वजह से, देखिए 1962 का जो वॉर हुआ, यहां पे हुआ ये था कि जो चाइना था उन्होंने अपना एक मैप रिलीज किया पहले, और उसमें जो इंडिया के कुछ पार्ट्स को अपने अंडर ले लिया। इसके बाद जो है 1962 में इवेंचुअली अरुणाचल प्रदेश पे उन्होंने हमला कर दिया, और यहां पे वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। और इसकी खबर जो है हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो तक नहीं पहुंच पाई, ताकि हम उस वॉर को रोक सके। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाती तो हम इस वॉर को जो है टाल सकते थे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाई। और बहुत सारी चीजें इसमें फेलियर्स देखने को मिला। जैसे कि इसमें यह फेलियर था कि हम जो है एयर स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो अगर हम एयर स्ट्राइक करेंगे तो चाइना वाले भी हमारे तरफ एयर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके पास वहां पे एयर के बेसिस ही नहीं थे। एयर स्ट्राइक करने के लिए जो बेसिस बनाए जाते हैं वो बेसिस ही नहीं थे उनके पास। तो ये भी एक फेलियर था आईबी का। और भी बहुत सारे फेलियर थे, जैसे 1965 में जो वॉर हुआ हमारा पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे भी हमारी आईबी को भनक नहीं लगी। पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, वहां पे जो है दिक्कतें और सामने आ गई, जिसकी वजह से 1966 में 1966 में यहां पे इंदिरा गांधी ने सोचा कि हम जो है एक नई विंग बनाएंगे, एक नया जो यहाँ पे टास्क फोर्स बनाएंगे, जो कि एक्सटर्नली जो है हमारी जो स्टेट बाउंड, हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज है, वहां के एक्सटर्नल जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जाकर काम करेंगे। हमारे जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहां की, वो हम तक पहुंचाएंगी। तो यहां पे बनाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। यहां पे देखिए, यहां पे जो 1965 का वॉर हुआ उस टाइम जो है हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी, और उन्होंने जो है रिसर्च एनालिसिस विंग बनाया। किसके द्वारा? आर एन काउ के द्वारा। आर एन काउ जो थे, आर एन काउ इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। जो आर एन काउ की मदर हैं और इंदिरा गांधी की जो मदर हैं वो आपस में फ्रेंड्स थी। और जो आर एन काउ हैं वो जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी में भी थे। तो ये जो है बहुत ही इनके भरोसे में थे जो है आर एन काउ। तो यहाँ पे उनको जो है बनाया गया पहला चीफ, यहाँ पे पहला हेड बनाया गया आर एन काउ को, और इसका नाम रखा गया रॉ एनालिसिस विंग। यहाँ पे नाम रखा गया रिसर्च एनालिसिस विंग, और इसको कहा गया रॉ। इसको फॉर्म किया गया 1968 में। और इसको फॉर्म करने का एक ही मात्र मकसद था कि जितने भी स्टेट के बाहर, जितने भी हमारे कंट्री के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक पहले पहुंच सके, जिससे जो है हम तैयार रहें उनके लिए। अगर मान लो कोई अटैक कर रहे हैं या फिर जितनी अदर इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊंगा कितने सारे जो है अटैक हुए, कितनी सारी रॉ ने बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं यहाँ पे। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रॉ चीफ बने कौन? आर एन काउ। 1968 में इनको बनाया गया रॉ का चीफ। और यहाँ पे फिर क्या हुआ? फिर कश्मीर बेदी जो पहले स्पाई थे जो पाकिस्तान के अंदर गए थे, इनको भेजा गया था। तो ये क्या करते थे? पहले जो है क्या होता था, यहाँ पे प्लेन्स आते थे, और ये प्लेन्स क्या करते थे, 72 किलोमीटर तक का यहाँ पे फोटोग्राफ खींचते थे कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है। यहाँ पे देखा जाता था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे तो फोटोग्राफ्स लिए जाते थे, लेकिन 72 किलोमीटर के बाहर जो है बहुत ब्लरी फोटो आता था, समझ में नहीं आता था कि क्या काम चल रहा है वहां पे। तो इसके लिए वहां पे सबसे पहले कश्मीर बेदी को भेजा गया। अब उनका ये असली नाम नहीं है कश्मीर बेदी का, उसमें जो है आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि उनका नाम कश्मीर बेदी है, रियल नाम कुछ और होगा, मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पे उनका नाम जो है कश्मीर बेदी, और वो गए यहाँ पे, और वहां से वो क्या करते थे, रेडियो सिग्नल के थ्रू जो है इंडिया तक मैसेज पहुंचाते थे, पंजाब तक। और पंजाब से टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू, बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंशियल होता था, वो लीक नहीं हो सकता था। तो वो जो टेलीफोन सिग्नल के थ्रू वो जाता था दिल्ली में, और दिल्ली से जो है एक मैसेंजर जाके उसको पोस्ट करता था, और वहां से आर एन काउ के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। लोधी रोड में जो उनका ऑफिस था, दिल्ली के अंदर रॉ का जो ऑफिस था, तो वहां पे जो है ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से पहुंचाई जाती थी। अब बात ये हुई कि कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि जो यूएस आर्मी थी वो पाकिस्तान के अंदर आने लगी, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे यहाँ पे F-104 देखने के 6-7 F-104 है,
बॉम्बर्स बहुत सारे देखने देखने को मिले, B56 बॉम्बर्स देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूएस आर्मी की तरफ से देखने को मिली पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे शक आया कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या करने वाला था, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को कब्जा करने वाला था, अपने अंडर लेने वाला था। तो यहाँ पे बात आई कि अगर जो है यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे जो है अमेरिकन ट्रूप्स आ गए थी। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो आरएन काओ ने इंदिरा गांधी को बताया कि भाई आप जो है आप इस पे कुछ करिए, यहाँ पे कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन क्या लिया गया, उसी टाइम एक बहुत बड़ी चीज हुई जो रॉ के फेवर में आ गई। हुआ ये कि जो मैं आपको बताता हूं, जो आसिम खुरैशी था, ये जो है आसिम खुरैशी, ये आसिम खुरैशी जो था ना, ये आसिम खुरैशी या ये जो है इंडिया का बंदा था और ये गया पाकिस्तान। एलएनएम के एक वहां पे एक आतंकवादी था जिसका नाम था मकबूल फट भट्ट। वहां पे जो मकबूल भट्ट था उसके साथ जो है ये मिल गया और इन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है अटैक करेंगे कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे अटैक करने की प्लानिंग गई। तो यहाँ पे एलएनएफ के जो 36 लोग थे वो कश्मीर के अंदर गए, लेकिन वहां के कश्मीर के पुलिस ने, वहां पे श्रीनगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। तो बात ये हुई कि यहाँ पे ये जो हासिम कुरैशी है इनको भेजा गया इंडिया के अंदर कि जाओ और हमारे जो 36 जो बंदी बना रखे हैं हिंदुस्तानियों ने उनको वापस लेके आओ। तो ये गए और वहां पे भी फिर ये भी पकड़े गए, ये जो हासिम कुरैशी है ये भी पकड़ा गया। और फिर वहां पे उनको क्या, रॉ के चीफ जो है उन्होंने बोला, आरएन काओ ने बोला कि भाई जो तुम क्या करो, तुम हमारे लिए काम करो। अब तुम्हें क्या करना है, यहां से प्लेन लेके जाना है और 36 लोगों को ही लेके जाना है। लेकिन वो 36 लोग किसके होंगे, वो 36 लोग रॉ के होने वाले हैं। और रॉ के लोग वहां पे गए और प्लेन गया सीधा वहां लाहौर उतरा। और वहां पे रॉ के जो चीफ हैं आरएन काओ ने ये कहा कि आपको डिमांड करनी है कि मुझे यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलना है। तो ये जो है फेमस फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो फेमस फोटो ये जो है कुरैशी है और ये जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ यहाँ पे हाथ मिला रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत लीक हो गया ये फोटो और जो है सारी जगह फैल गया, इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह फैल गया। तो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो कुछ बोल नहीं पाए। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, जो यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे प्लेन्स जो जा रहे थे पाकिस्तान से जो बांग्लादेश की तरफ, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पे जो प्लेन्स जा रहे थे वो प्लेन्स जाना बंद हो गए, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन कट हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ कर नहीं पाते इंडिया के खिलाफ। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे जीत हुई किसकी, रॉ की। ये पहली जीत थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर कम्युनिकेशन कट हो गया तो ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पाते और यहाँ पे कुछ ये रणनीति नहीं बना पाते, प्लानिंग नहीं बना पाते। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे जीत देखने को मिली किसकी, रॉ की और इंडिया की। फिर कुछ टाइम बाद सामने आया 1965 का दौर, जब इमरजेंसी लागू हुई। हुआ क्या कि द डे इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्शन मेल प्रैक्टिस। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पे उन्होंने जो है बोला कि ये जो है इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इलेक्शन में मेल प्रैक्टिस की है और उन्होंने रॉ का भी गलत इस्तेमाल किया है। तो ये चीजें बहुत सामने आई। तो अपोजिशन जो है उठ के खड़ी हो गई कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का अंत हो गया है, बहुत सारी चीजें बातें बनने लगी। तो यहाँ पे क्या किया, इवेंचुअली इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी और ये इमरजेंसी लगभग लगभग 2 साल तक चली, 1977 तक चली। तो ये 2 साल तक जब इमरजेंसी चली ना, तो जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अपोज किया रॉ को भी और आरएन काओ को भी। यहाँ पे आरएन काओ जब भी कोई मीटिंग्स में जाते थे, जो ऑफिस में ऑफिशियल मीटिंग्स होती थी, तो वहां पे उन्हें किलर कहा जाता था। तो वहां पे वो आरएन काओ वहां पे बहुत दुखी हो गए और उनका जो योगदान है रॉ के प्रति वो धीरे धीरे कम होने लगा। और यहाँ पे 1977 तक बहुत कम हो गया। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी जो है वो बहुत निगरानी रखती है रॉ के थ्रू ऑपोजिशन लीडर्स पे, कि वो कहाँ इंटरनेशनल मीटिंग करने जा रहे हैं, कहाँ विदेशों में किससे मिल रहे हैं, ये सबकी निगरानी कौन रख रहा था, रॉ। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया था उस टाइम पे। उसके बाद जो है 2 साल इमरजेंसी चली 1975 से 1977 और इसके बाद इवेंचुअली बने मोरारजी देसाई, यहाँ पे बने मोरारजी देसाई बने यहाँ के पीएम। अब 1977 से 1979 तक ये पीएम रहे और उनके बीच जो उनके कार्यकाल के बीच जो है यहाँ पे आरएन काओ और जो रॉ है उसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी चली, लेकिन इवेंचुअली उनको क्लीन चिट मिल गई, वो साबित नहीं हो पाई वो सारी चीजें। लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ी चीज हुई जिसने पूरे रॉ को हिलाकर रख दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह कि जो पाकिस्तान है उसके काहुटा में खान रिसर्च सेंटर लेबोरेटरी था, वहां पे कुछ हमारे जो एजेंट्स थे, रॉ के एजेंट्स थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जा रहे हैं और जो है एक टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट जाते हैं और एक टाइम पे निकलते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को एक साथ निकलते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये बात जो है हमारे रॉ को बताई
इंडिया में बताई, तो उन्होंने कहा कि आप जो है कड़ी निगरानी रखिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया में रॉ की हालत बहुत खराब थी। मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया था कि यहाँ पे इनके ऊपर इंक्वायरी तब चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, एक तरीके से रॉ टूट रहा था अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में रॉ की हालत खराब थी। लेकिन इवेंचुअली वहां पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है हमारे स्पाइस थे, बहुत सारे हमारे एजेंट थे, वो लगे हुए थे कि इस जो खान रिसर्च सेंटर है यहाँ पे जो है लेबोरेटरी है, यहाँ के अंदर जो है क्या काम हो रहा है, काहुटा में क्या काम हो रहा है। तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे वो कुछ दूर जाते थे और वहां पे एक बार्बर शॉप में अपने बाल कटाते थे, वहां के जितने भी साइंटिस्ट हैं। तो हमारे जो स्पाइस थे उन्होंने क्या किया, वहां के बाल जो हैं, जो बाल कटते थे, वो बाल को कहां भेजा, इंडिया में भेजा रिसर्च के लिए कि भाई इसमें बताओ कि इसमें क्या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं क्या। क्योंकि अगर न्यूक्लियर में काम कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ उसमें रेडिएशंस जरूर होंगे, और उसमें रेडिएशंस मिले तो यहां पे पक्का हो गया कि वो जो है एटॉमिक बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बात जब जो है रॉ को पता चल गई, और उसके बाद कुछ पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे रॉ के साथ मिलकर बोला कि यहाँ पे हम, उन्होंने मांग की $10,000 देने की, अगर आप हमें $10,000 दे देते हो, रॉ के लोगों को कहा, तो हम आपको क्या कर देंगे, ब्लूप्रिंट दे देंगे। अब ये $10,000 जो है बहुत बड़ा अमाउंट था। अब इतना बड़ा जो अमाउंट है, इतना बड़ा चंक जो है, वो डायरेक्टली रॉ नहीं दे सकता था, इसके लिए पीएम की परमिशन चाहिए थी। तो यहां पे ये लोग गए मोरारजी देसाई के पास कि हमें जो है परमिशन दे दीजिए कि हम जो है ये एक्शन लें यहाँ पे, और इसको जो है बंद कराएं, एक्सपोज कर दे पाकिस्तान को पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे मोरारजी देसाई ने कहा कि ये जो है हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हम जो है उनके इंटरनल मैटर में अपनी दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे ये क्या किया कि जनरल जियाउल हक जो वहां पे थे, वहां के जो जनरल थे पाकिस्तान के, उनकी इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ये जनता पार्टी के मेंबर थे जो मोरारजी देसाई हैं। तो यहाँ पे जनरल जियाउल हक के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो एक दिन ये दोनों फोन कॉल पे बात कर रहे थे, और बातों बातों में इन्होंने ये कह दिया कि हमें पता चल गया है कि आप जो है काहुटा में क्या कर रहे हो, हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो आप जो ये कर रहे हो वो बहुत गलत काम कर रहे हो। अब ये जो सुनते ही जनरल जियाउल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये बात जो है हिंदुस्तानियों को कैसे पता चल गई। अब ये बात जब हिंदुस्तानियों को पता चल गई कि काहुट जो यहाँ पे जो है, ये बात पाकिस्तानियों को पता चली कि इनको पता है कि जो है हम काम कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब पे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरे 1-2 दिन के अंदर जो है जितने भी हमारे काहुटा में, जितने भी हमारे स्पाइस थे, जितने भी हमारे एजेंट्स थे जो लगे हुए थे इस काम में, जो अपनी देश की सेवा में लगे हुए थे, उनको मार दिया गया। बहुत सारे यहाँ पे एजेंट्स को मारा गया सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की वजह से जो कि मोरारजी देसाई ने दी थी यहाँ पे, और बहुत सारे हमारे एजेंट्स मर गए वहां पे। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे फेलियर देखने को मिला। ये रॉ का तो फेलियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लीक की वजह से बहुत सारी जाने गई हमारे इंडियन एजेंट्स की, हमारे सिपाहियों की, हमारे ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। और बात ये नहीं थी कि सिर्फ इंडिया की बात थी, यहाँ पे जो हमारी एजेंसियां थी, जैसे जो हमारी एजेंसियां थी वो मोसाद के साथ भी काम करती थी। हमारा जो रॉ था वो मोसाद के साथ भी कनेक्टेड था, ये आपस में इंटेल शेयर करते थे। तो ये बात जो रॉ ने वो मोसाद को भी बताई थी कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मोसाद ने ये चीजें बताई कि हम जो है अटैक करने वाले हैं काहुटा में, आप जो है हमारा साथ दीजिए। हम डायरेक्टली इसराइल से वहां पे अटैक नहीं कर सकते, हम रिफ्यूलिंग के लिए वहां पे थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, तो वहां पे हम रिफ्यूलिंग करके हम डायरेक्टली अटैक कर देंगे, किसके ऊपर, काहुटा में अटैक कर देंगे, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे यही चीज जो है परमिशन चाहिए थी पीएम से, और ये परमिशन नहीं मिली, और इवेंचुअली बहुत सारे हमारे सोल्जर्स की जान गई यहाँ पे। और इसके बाद जो है जो हमारे पीएम है मोरारजी देसाई, उनको जो है पाकिस्तान बुलाया गया, और पाकिस्तान में उन्हें हाईएस्ट जो है अवार्ड दिया गया जिसका नाम था निशाने पाकिस्तान। यहाँ पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। और फिर जो है ये सारी चीजें बहुत आगे बढ़ने लगी। अब फिर उसके बाद कुछ टाइम और आगे बढ़े हम, तो एक बहुत बड़ा मैसिव सक्सेस रॉ का देखने को मिला। कब? रॉ का देखने को मिला सियाचिन के ऊपर। यहां पे कुछ टाइम बाद जो है बात ये चली, फिर उसके बाद मोरारजी देसाई हट गए थे 1979 में, उनकी जो है वो हट गए, और फिर उसके बाद जो है फिर जो है इंदिरा गांधी बनी। फिर इंदिरा गांधी बनी, और फिर उन्होंने ये जो आईबी रॉ में चल रही थी चीजें, रॉ टूट रहा था, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, इंक्वायरी चल रही थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, रॉ को फिर से स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसको सेंट्रलाइज किया, अच्छे तरीके से बनाया उसको। फिर जो है सियाचिन का हमें एक बहुत मैसिव सक्सेस देखने को मिला। हुआ क्या कि लंदन में हमारे बहुत सारे एजेंट्स थे। तो पता चला कि लंदन के एक जो वहां पे जो दुकानें थी, वहां से जो है बहुत सारे जो कोट्स खरीदे जा रहे हैं बल्क अमाउंट में। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो है हमारे रॉ के एजेंट्स को पता लगा कि ये जो है सियाचिन ग्लेशियर पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो यहाँ पे हमारे रॉ को जैसे ही पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये जो डिलीवरी है
उनको क्या कर दिया, लेट कर दिया, और हमारे जो रॉ के एजेंट्स थे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हम जो है वहां पे जाकर अपना झंडा लगा के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो जाने वाले थे, डिलीवरी जो है कोर्ट्स की जाने वाली थी उनके पास, पाकिस्तानियों के पास, उस डिलीवरी में थोड़ा डिले करवाया। और इवेंचुअली जब हम रेडी हो गए तो हम गए वहां पे, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत रखा गया, और हम वहां पे 20,000 फीट की ऊंचाई पर गए जहां पे -40 डिग्री सेल्सियस था। इतना एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमने वहां पे जीत हासिल की और पाकिस्तानियों को वहां पे पहुंचने नहीं दिया। देखिए ऑपरेशन मेघदूत 1984, इंडिया सिक्योर द सियाचिन ग्लेशियर एट 20,000 फीट, 20,000 feet, making it only army to ever war as such extreme condition। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत देखने को मिला। इंडिया इमीडिएटली एयरलाइन ट्रूप्स टू सियाचिन ग्लेशियर ऑन 13 अप्रैल 1984 ऑफ बिफोर पाकिस्तान अराइव। मैंने आपको बताया उन्होंने क्या किया था, डिले करवा दिया था, जो डिलीवरी थी उसको डिले कराया। और इसके बाद जो है हमारे 1984 में 13 अप्रैल को हमारे जो ट्रूप्स हैं वो सारे ट्रूप्स वहां पे सियाचिन के ग्लेशियर पे झंडा गाड़ कर आए। तो ये एक मैसिव जीत थी रॉ के लिए। ये पहली मोस्ट सक्सेसफुल जो है यहाँ पे जीत देखने को मिली, जिसने सबको यहाँ पे हिला कर रख दिया कि रॉ नाम की कोई एजेंसी है जो इंडिया में काम कर रही है, और बहुत बड़ा सक्सेस देखने को मिला। और यहाँ पे फिर कुछ टाइम बाद जो है कारगिल वॉर देखने को मिला हमें 1999 में। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंस फेलियर हुए, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चला कि कारगिल में वहां पे पाकिस्तानी ट्रूप्स पहुंच चुके हैं वहां पे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत मतलब फेलियर देखने को मिला रॉ के तरफ से, या फिर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी तरफ से एक फेलियर देखने को मिला। ये फेलियर्स यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं, सैटेलाइट इमेजिनरी, बहुत सारे जो है यहाँ पे इनपुट्स मिले थे रॉ को, करीबन करीबन 45 इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे कारगिल में पाकिस्तानी ट्रूप्स आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे 11 ही वहां के इनपुट्स जो है ऊपर तक पहुंच पाए। और इवेंचुअली क्या हुआ कि ये कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध तो हम जीत गए, लेकिन हमने बहुत लॉस झेलने को मिला, बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए, करीबन करीबन 500 से ज्यादा हमारे सोल्जर्स की मृत्यु हुई। तो एक मैसिव लॉस देखने को मिला, लेकिन इवेंचुअली हम ये जीत गए। लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंस यहाँ पे फेलियर देखने को मिला, क्योंकि हम जो एरियल फोटोग्राफी की बात करें, ARC गलस्ट्रम, यहाँ पे गेट्स, यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है वहां पे आ रहे थे, बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिले वहां पे कि ये व्हीकल्स जो है कारगिल की तरफ जा रहे हैं, और ये इनपुट सारे जो है रॉ तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन बहुत सारे इनपुट्स ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये सारी चीजें रॉ के फेलियर्स थे यहाँ पे 1999 में। रॉ ही नहीं, जितने भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती थी उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे कारगिल में एक मैसिव अटैक होने वाला है, कारगिल में यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स पहुंच चुकी हैं। फिर जो है हमने लड़ाई की और 1999 में हमने कारगिल को विजय प्राप्त की। और यहाँ पे हम आज कल ही हम जो है 26 जुलाई को हम क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे कारगिल तो हमने जीत लिया, लेकिन एक चीज हमें बहुत सीखने को मिली कि हमें अब इंटेलिजेंस, अपनी एजेंसियां हैं उनको बहुत टाइट करना पड़ेगा। और इसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत मैसिव रिफॉर्म्स लाए गए इसके अंदर, और एक तरीके का फ्रेमवर्क बनाया गया। ये फ्रेमवर्क आपको दिखाऊंगा, और यही फ्रेमवर्क जो है आज भी चलता है। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं यही फ्रेमवर्क जो है यूज करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे PM ऑफिस आते हैं, उसके नीचे जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट आते हैं, इसके नीचे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि अभी अजीत डोवाल हैं, ये आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जितने भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीजें इसके नीचे आती हैं। और धीरे धीरे जो है सारी चीजें, अगर कोई भी इनपुट होता है तो पहले इनके तक पहुंचा जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक पहुंचाई जाती है, फिर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट तक पहुंचा जाती है। वहां से जो है ये PM के पास ये मैसेज जाता है, ये इनपुट जाता है, और वो बताते हैं कि हमें जो है क्या करना है, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और हमें किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज भी फॉलो होती हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए, अगर आपको जानना है कि अजीत डोभाल के बारे में, कि अजीत डोभाल ने कैसे रॉ को ज्वाइन किया, कैसे रॉ के लिए उन्होंने मैसिव वर्क किया और आज भी वो रॉ के लिए सर्व कर रहे हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और कमेंट में दोस्तों जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।